इंसान जो बंदूक से नहीं स्ट्रैटेजी से लड़ता है। मिजोरम के पहाड़ों से लेकर पाकिस्तान की गलियों तक, गोल्डन टेम्पल से लेकर इंटरनेशनल क्राइसिस तक, जहां जहां भारत की सुरक्षा दांव पर लगी वहां एक ही नाम सामने आया। ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई पब्लिक फेम, फिर भी देश की सबसे बड़ी ताकत। ये कहानी है इंडिया के उस मास्टरमाइंड की जिसे दुनिया ने तो स्पाई मास्टर कहा, लेकिन भारत ने अपना असली चाणक्य। ये कहानी है अजीत डोभाल की। स्वागत है आप सभी का देश भर की कहानियां डॉक रूम के साथ, और मैं हूं गीत रौतेला। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म लेता है नन्हा सा बच्चा, जिसका नाम रखा गया अजीत कुमार डोभाल। अजीत डोभाल के पिता गुणानंद डोभाल, जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर के मेजर थे, इन्होंने बंगाल सेपर्स में 36 साल सर्व किया। मां उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर एच.एन. बहुगुणा की चचेरी बहन थी। अजीत के पिता भारतीय सेना के अधिकारी थे, जिससे बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति अजीत के जीवन का हिस्सा बन गई। जब बाकी बच्चे खेलों में खोए रहते थे, तब अजीत अपने पिता की वर्दी में देश का भविष्य देख रहा था। अपने पिता का राजस्थान में ट्रांसफर होने की वजह से अजीत ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत अजमेर के मिलिट्री स्कूल यानी किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से की। फिर 1967 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली। अजीत बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थी, इसलिए जब उन्होंने 1968 में यूपीएससी का पेपर दिया तो उन्होंने वो पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लिया। 22 साल की उम्र में अजीत का आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर 3 साल की ट्रेनिंग के बाद अजीत की पोस्टिंग एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर केरल के कोटायम डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अब जब अजीत डोभाल की वहां पोस्टिंग हुई, उसके कुछ समय बाद ही केरल के थलासरी में अचानक दंगे भड़क जाते हैं हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच। इन दोनों कम्युनिटी के बीच जो छोटा सा तनाव था वो तेजी से हिंसा में बदल जाता है। लूटपाट शुरू हो जाती है, कई घरों और दुकानों में आग लगा दी जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वहां पुलिस भी जाने से डर रही थी। अब ऐसे में उस टाइम पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था इन दंगों को खत्म करवाने के लिए। तब उस टाइम के सीनियर ऑफिसर जैसे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एसपी और राज्य के डीजीपी पोजीशन के अफसरों ने अजीत डोभाल का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अजीत में तेज निर्णय लेने की क्षमता है, लोगों से सीधे बात करने का आत्मविश्वास है और हालात को समझकर रणनीति बनाने की सोच है। इन्हीं वजहों की वजह से सीनियर ऑफिसर्स को भरोसा था कि अजीत ही सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो ताकत का यूज ना करके दिमाग से हालात संभाल सकता है। जिसके बाद के करुणाकरन अजीत डोभाल को इन दंगों को रुकवाने की जिम्मेदारी दे देते हैं। 2 जनवरी 1972 जब अजीत वहां जाते हैं तो वो कोई पुलिस फोर्स अपने साथ नहीं लेकर जाते, वो बिल्कुल शांति से उस जगह जाते हैं। इन्होंने बस उन्हीं एरियाज में पुलिस तैनात की जहां से सारे दंगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा था। अब अजीत अपनी स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग लेकर पहुंच जाते हैं दंगे वाले इलाकों में और हर छोटी सी छोटी डिटेल को नोटिस करते हैं। अब अजीत को पता चल चुका था कि इन दंगों को तभी रोका जा सकता है जब इनके हेड्स, मतलब इन दंगों के जो ग्रुप्स के जो हेड्स हैं, उनको शांत करवाया जाए। तो अजीत जाकर उन दोनों समुदाय के हेड से बात करते हैं नेगोशिएशन की। तब वो दोनों समुदाय के हेड बताते हैं कि हमारा सामान कुछ चोरी हुआ है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिस वजह से ये दंगे हो रहे हैं। तो अजीत सबसे पहले उन दोनों समुदाय के चोरी हुए सामान को ढूंढते हैं और उन्हें वो सामान लौटा देते हैं और उनके बीच जो भी गलतफहमियां हुई थी उन्हें भी सुलझा देते हैं, जिसके बाद वो दंगे शांति से सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर खत्म हो जाते हैं। अब इस शांति प्रिय निर्णय करवाने के बाद अजीत डोभाल हो जाते हैं फेमस और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अजीत को केरल से दिल्ली बुला लेती हैं और मिड 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में शामिल कर देती हैं ताकि अजीत ऑल ओवर इंडिया के ऑपरेशन में शामिल हो सके। यही वो समय है जब अजीत ने जासूसी की दुनिया में एंट्री की। अब इसी साल अजीत डोभाल शादी भी करते हैं अरुणी डोभाल से।
जिसके कुछ समय बाद अजीत के 2 बेटे होते हैं, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। अब कहानी में आगे अजीत डोभाल के जीवन का वो दौर आता है जब वो खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे थे। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मिजोरम की स्थिति को लेकर काफी परेशान थी। उस समय मिजोरम कोई अलग राज्य नहीं था, बल्कि असम का ही एक हिस्सा था। इस समय मिजोरम में भयंकर सूखा पड़ गया था, लोगों की फसलें खराब हो गई थी, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इसलिए लोगों ने सरकार से मुआवजा लगभग 1.5 लाख रुपए की मांग की, लेकिन जब उन्हें मदद नहीं मिली तो लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। इस दौरान एक व्यक्ति सामने आया, लाल डेंगा, जिसने लोगों की समस्याओं को उठाना शुरू किया और उनके हक के लिए आवाज बुलंद की शुरुआत में उसने एक संगठन बनाया जिसका नाम था मिजो नेशनल फेमिनी फ्रंट MNFF, जो बाद में मिजो नेशनल फ्रंट MNF बन गया। लाल डेंगा सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे और मिजो लोगों के अधिकारों की बात करते थे। धीरे धीरे आम जनता भी उनके साथ जुड़ने लगी। अब इसी समय असम में एक नया नियम आया कि जिसको असम भाषा आती है, बोलनी आती है, उसे ही सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। हालात तब और बिगड़ गए जब असम राइफल्स की 2 बटालियन, जिसमें ज्यादातर मिजो जवान थे, उन्हें हटा दिया गया। और जब ये जवान अपने घर लौटे तो वो बहुत गुस्से में थे। उनमें से कुछ खास लोग, करीब 7 प्रमुख कमांडो ने अपनी नौकरी खो दी थी। ये सभी लोग लाल डेंगा के साथ जुड़ गए और हथियार उठाने का फैसला कर लिया। यहीं से MNF और ज्यादा मजबूत हो गया और उन्होंने सरकार के खिलाफ हिंसा शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने मिजोरम को असम से अलग करने की मांग शुरू कर दी। उन्होंने सुरक्षा बलों जैसे BSP पर हमले किए, भारतीय झंडे को हटाकर अपना झंडा लगाया और मिजोरम को एक अलग देश घोषित करने की कोशिश की। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि MNF को वहां की स्थानीय जनता का पूरा समर्थन मिल रहा था। लाल डेंगा के साथ साथ उसके साथ बड़े कमांडर भी शामिल थे जो कि काफी ताकतवर थे। अगर सरकार सीधा सेना का इस्तेमाल करती तो इससे हालात और भी बिगड़ जाते, क्योंकि आम लोग भी MNF के साथ थे। इसलिए इस समय अजीत डोभाल को मिजोरम भेजा गया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अजीत डोभाल ने खुद बोला था कि मुझे वहां भेजिए, मैं हालात संभाल लूंगा। उन्हें मिजोरम में सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड बनाकर भेजा गया। मिजोरम पहुंचते ही सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर डोभाल ने छोटी छोटी हर जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि लाल डेंगा की ताकत असल में उसके साथ कमांडो की वजह से है। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्हें पता चली, इन 7 कमांडरों और लाल डेंगा के बीच आपसी मतभेद, और ये कमांडर म्यांमार के पहाड़ों में छुपकर अपना बेस चला रहे थे। यहीं से अजीत डोभाल ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। वो एक जासूसी की तरह म्यांमार के पहाड़ों में पहुंचे और लाल डेंगा के 7 कमांडरों के बीच घुस गए। धीरे धीरे उन्होंने उनका भरोसा जीत लिया, उनके साथ समय बिताया और उनकी सोच को समझ लिया। अजीत एक तरह से उन सभी के ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए थे। खबर ये भी बताती है कि अजीत ने इन सबको अपने घर खाने पर भी बुलाया था और उनकी पत्नी ने इन सब के लिए पोर्क बनाया था। हालांकि उनकी पत्नी को ये पता भी नहीं था कि ये सब लोग उग्रवादी हैं। जब उन सभी का अजीत पर पूरा भरोसा बन गया, तब डोभाल ने उन्हें समझाया कि अगर वो भारत के साथ आ जाएं तो मिजोरम को अलग राज्य बनाया जा सकता है और उन्हें भी सत्ता में जगह मिल सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा कि अगर वो नहीं माने तो सेना आकर सब खत्म कर देगी। फिर 1972 से 1974 के बीच लगातार समझाने के बाद 7 में से 6 कमांडर उनके साथ आ गए। इससे लाल डेंगा कमजोर पड़ गए और उन्हें मजबूरी में भारत सरकार से शांति वार्ता करनी पड़ी। आखिरकार मिजोरम में शांति की शुरुआत हुई, राज्य बना और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने, जिसमें डोभाल की रणनीति की बड़ी भूमिका रही। अब उसी समय जब अजीत डोभाल मिजोरम में हालात संभाल रहे थे, दूसरी तरफ सिक्किम में भी एक बड़ी राजनीतिक हलचल चल रही थी। उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट था, जिसके राजा पालडेन थोंदुप नामग्याल थे। कहा जाता है कि उनकी शादी होप कूक से हुई, जो कि अमेरिका की एक CIA एजेंट थी।
जिस वजह से भारत सरकार को चिंता थी कि सिक्किम की राजनीति पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, यानी कि बाहरी लोग प्रभाव कर सकते हैं। इस स्थिति को संभालने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आरएन काओ यानी रॉ हेड के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। सीधी कार्रवाई करने के बजाय ये तय हुआ कि पहले सिक्किम के अंदर ही जनता का सपोर्ट हासिल किया जाए। यहीं पर अजीत डोभाल को एक अहम जिम्मेदारी दी गई। उनका काम था स्थानीय राजनीतिक दलों को मजबूत करना और उन्हें राजा के खिलाफ खड़ा करना। डोभाल ने सिक्किम की एक पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी लेंडुप दोरजे से संपर्क किया। उन्होंने उन्हें हर तरह का समर्थन दिया, रणनीति, संसाधन और संगठन बनाने की मदद। धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट काजी के साथ आने लगा। उनकी पार्टी मजबूत होती गई और उन्होंने राजा पर दबाव बनाना शुरू किया। आखिरकार चुनाव हुए और काजी दोरजे जीतकर सिक्किम के प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि तब तक सिक्किम भारत में शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग काजी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर मदद मांगी और कहा कि वहां हालात खराब हो रहे हैं। इसके बाद भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया, सेना भेजी गई और राजा की पावर खत्म कर दी गई। फिर सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें लगभग 97% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का राज्य बन गया। बाद में काजी लेंडुप दोरजे को वादा अनुसार मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस तरह सिक्किम पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। मिजोरम और सिक्किम के इन बड़े ऑपरेशंस के बाद अजीत डोभाल का नाम तेजी से पूरे देश में फेमस होने लगा। उन्होंने बहुत कम टाइम में ऐसे काम कर दिए जो नॉर्मली लोगों को करने में कई साल लग जाते हैं। इसी वजह से उन्हें प्रेसिडेंट्स पॉलिसी मेडल दिया गया। यह अवार्ड यूजुअली 14 साल की सर्विस के बाद मिलता है, लेकिन अजीत डोभाल के लिए एक्सेप्शन बनाया गया कि और उन्हें सिर्फ 7 साल में ही ये सम्मान मिल गया। आखिर अजीत डोभाल थे ही इतने काबिल। इन दोनों मिशंस के बाद अजीत डोभाल एक बिग नेम बन चुके थे। उनकी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और काम करने का तरीका इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जल्द ही इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के की प्लेयर बन गए। अब मिजोरम और सिक्किम के बाद 1970s के मिड टाइम, लगभग 1970 के बाद सिचुएशन ऐसी बन गई कि अजीत डोभाल को एक बहुत रिस्की मिशन पर भेजा गया। पाकिस्तान में 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से काम करने लगा, जिसमें उसे चाइना से हेल्प मिल रही थी। जब ये जानकारी इंदिरा गांधी को मिली तो उन्होंने तुरंत रॉ और आईबी को ऑर्डर दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी इन्फो जुटाई जाए और पॉसिबल हो तो उसे रोका जाए। इसके बाद लेट 1970s में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने सीक्रेट एजेंट्स पाकिस्तान भेजने शुरू किए। उसी दौरान अजीत डोभाल को भी पाकिस्तान भेजा गया। वहां वो इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में गए, लेकिन उनका रियल काम अंडरकवर स्पाई बनकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था। अजीत डोभाल लगभग लेट 1970s से अर्ली 1980s तक, यानी करीब 6 से 7 साल तक पाकिस्तान में रहे। इस दौरान वो कई बार भेस बदल कर घूमते थे। बताया जाता है कि खातुआ न्यूक्लियर साइट के आसपास वो कभी बैगर बनकर जाते थे ताकि क्वाइटली इंटेल कलेक्ट कर सकें। उन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस इंडिया तक पहुंचाई, लेकिन ये काम बहुत डेंजरस था। एक बार जब वो इस्लामाबाद की फेमस औलिया मजार में जा रहे थे तो किसी ने उनके ईयर पियर्सिंग पर शक किया। दूसरी बार लाहौर में कवाली सुनते वक्त किसी ने कहा कि उनकी फेक बियर्ड ढीली हो रही है। मतलब अजीत डोभाल पकड़े जा रहे थे, लेकिन वो बच गए। पहचान ऑलमोस्ट रिवील होने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। इसके बाद इंडिया में सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन इस ऑपरेशन में मंदिर को नुकसान पहुंचा, जिससे सिख कम्युनिटी जो थी बहुत नाराज हो गई। हालात और खराब हो गए और उसी साल इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। कुछ साल बाद 1988 में फिर से वही सिचुएशन बन गई। इस बार खालिस्तानी कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा जैसे ग्रुप्स के मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर आकर छिप गए। उन्हें पता था कि गवर्नमेंट दोबारा अंदर जाकर अटैक करने की से डरेगी और अटैक नहीं करेगी। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी।
उन्होंने साफ कहा सिचुएशन कंट्रोल करनी है, मिलिटेंट्स को बाहर निकालना है, लेकिन मंदिर के अंदर डायरेक्ट अटैक नहीं करना। उसी समय अजीत डोभाल पाकिस्तान में थे और पंजाब से जुड़ी इंटेल भेज रहे थे। जब डिसाइड हुआ कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उन्हें तुरंत इंडिया बुलाया गया पाकिस्तान से। ये पूरा मिशन केपीएस गिल और अजीत डोभाल ने लीड किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहा गया। सीआरपीएफ ने गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था किसी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। तब अजीत डोभाल ने एक रिस्की प्लान बनाया। उन्होंने रिक्शे वाले का भेष लिया, मंदिर के आसपास घूमकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर डिसाइड किया कि अंदर जाना जरूरी है। डोभाल अंदर गए और मिलिटेंट से बात की। उन्होंने खुद को पाकिस्तान की आईएसआई का आदमी बताया जो उनकी हेल्प करने आया है। उनकी उर्दू अच्छी थी, इसलिए मिलिटेंट्स को शक भी नहीं हुआ कि वो आउटसाइडर हैं। धीरे धीरे उन्होंने पूरा ट्रस्ट जीत लिया उन मिलिटेंट्स का और अंदर से सारी डिटेल्स निकाल ली। कितने मिलिटेंट्स हैं, कौन लीडर हैं, कौन कहां पोजीशन पर है। फिर बाहर आकर उन्होंने पूरी इन्फो सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दी। इसके बाद एनएसजी कमांडोज को बुलाया गया और क्वाइटली डिप्लॉय किया गया। अजीत डोभाल ने स्ट्रैटेजी बनाई, पानी और बिजली बंद कर दी गई। गर्मी और परेशानी बढ़ने लगी। 15 मई 1988 को जब एक मिलिटेंट लीडर पानी पीने बाहर आया तो स्नाइपर से उसे मार दिया गया। इससे बाकी मिलिटेंट्स का मोरल टूट गया। इसके बाद अजीत डोभाल फिर अंदर गए और उन्हें समझाया कि अब सरेंडर करना ही बेस्ट ऑप्शन है। काफी समझाने के बाद आखिरकार 18 मई 1988 को सभी मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया। अब हम बात करेंगे उस सिचुएशन की जो धुरंधर फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, कंधार हाईजैक। 1992 में अजीत डोभाल को लंदन की इंडियन एम्बेसी में भेजा गया। वहां वो कई साल रहे और अलग अलग ऑपरेशंस में इंडिया की मदद करते रहे। फिर 1998 में इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हुई और बीजेपी की सरकार आई। इसके एक साल बाद 24 दिसंबर 1999 को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, IC-814 हाईजैकिंग। नेपाल से दिल्ली आ रही फ्लाइट IC-814 को 5 टेररिस्ट हरकत-उल-मुजाहिदीन ने हाईजैक कर लिया। प्लान में लगभग 170 से 180 पैसेंजर्स थे। पहले प्लेन को अमृतसर में उतारा गया फ्यूल के लिए, लेकिन डिले देखकर हाईजैकर्स को शक हुआ और वो प्लेन को पाकिस्तान ले गए। वहां से दुबई और फिर 25 दिसंबर 1999 को अफगानिस्तान के कांधार में लैंड कराया गया। जब इंडिया को पता चला तो इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर AR घनश्याम को कंधार भेजा गया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। टेररिस्ट ने डिमांड रखी कि इंडिया अपनी नेगोशिएशन टीम भेजे। इसके बाद इंडिया ने 7 लोगों की टीम बनाई, जिसमें जानबूझकर अजीत डोभाल को शामिल किया गया क्योंकि उन्होंने पहले भी 15 से ज्यादा हाईजैक केसेस हैंडल किए थे। सरकार को उन पर पूरा ट्रस्ट था। कंधार पहुंचकर डोभाल ने नेगोशिएशन शुरू की। टेररिस्ट बार बार अपनी डिमांड बदल रहे थे, तो अजीत डोभाल ने उन्हें क्लियर बोलने को कहा। आखिरकार उन्होंने अपनी डिमांड खुलकर लिखकर भेजी, 36 टेररिस्ट को रिलीज करो और 200 मिलियन दो। इंडिया ने शुरुआत में इसे मना कर दिया, लेकिन सिचुएशन बहुत टफ थी। पैसेंजर्स की फैमिलीज और मीडिया का प्रेशर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, कोई मिलिट्री एक्शन करते तो प्लेन ब्लास्ट होने का खतरा। ऐसी सिचुएशन में अजीत डोभाल ने स्मार्ट नेगोशिएशन किया। उन्होंने टेररिस्ट को समझाया और धीरे धीरे उनकी डिमांड कम करवाई। आखिर में डील ये बनी कि 36 नहीं, सिर्फ 3 टेररिस्ट को रिलीज किया जाएगा। टेररिस्ट इस बात पर मान गए। इसके बाद पैसेंजर्स को सेफली रिलीज करवा लिया गया। अब IC-814 हाईजैक के बाद अजीत डोभाल ने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस किया। उन्होंने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि MAC और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस यानी कि GTFI जैसे कदम शुरू किए ताकि एजेंसीज के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। इस दौरान पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई थी। उनका नाम LK अडवाणी के करीब होने की वजह से चर्चा में आया, जिससे कुछ ऑफिसर्स और ऑपोजिशन खुश नहीं थे। रॉ चीफ बनने का मौका भी लगभग मिला, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक गया। अब कश्मीर में भी उन्होंने कई मीटिंग्स की, खासकर मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ,
जिससे वहां की पॉलिटिक्स में बदलाव आया और बाद में पीडीपी जैसी पार्टी बनी, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई। 2004 में कांग्रेस सरकार आने के बाद उन्हें आईबी डायरेक्टर बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के अजीत से पर्सनल ग्रजेस होने की वजह से उनका टेन्योर 2 साल से घटाकर सिर्फ 8 महीने कर दिया। इसके बाद 2005 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उसके बाद भी वो अपने एक्सपीरियंस से नेशनल सिक्योरिटी में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते रहे। अब आता है वो नाम जो देश की वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में सबसे ऊपर है, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम इंडिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन माना जाता है। उस पर कई बड़े क्राइम्स और टेरर लिंक्स के आरोप थे, इसलिए इंडियन एजेंसी सालों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। 2005 में जब अजीत डोभाल रिटायर हुए, उसी साल एक बहुत बड़ा चांस सामने आया। दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख की शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद के बेटे जुनैद से 9 जुलाई को मक्का में हो रही थी और 23 जुलाई को दुबई में ग्रैंड हयात होटल में उसका रिसेप्शन रखा गया था। डोभाल को स्ट्रॉन्ग इंटेल मिली कि दाऊद खुद इस फंक्शन में आने वाला है। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर इंडिया इस जगह पर डायरेक्ट कमांडो ऑपरेशन करता और फेल हो जाता तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए इंडिया ने डायरेक्ट अटैक का रिस्क नहीं लिया। अब यहां से अजीत ने एक स्मार्ट एंड रिस्की प्लान बनाया। उन्होंने दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन से कांटेक्ट किया। छोटा राजन पहले दाऊद की गैंग में था, लेकिन बाद में दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, यहां तक कि दाऊद ने बैंकॉक में उस पर अटैक भी करवाया था। डोभाल ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके छोटा राजन तक पहुंच बनाई और उसे कन्विंस किया कि दोनों मिलकर दाऊद को खत्म कर सकते हैं। छोटा राजन इस प्लान के लिए मान गया और उसने अपने 2 शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को इंडिया भेजा। इसके बाद अजीत डोभाल ने इन शूटर्स की सीक्रेट लोकेशन पर ट्रेनिंग शुरू करवाई। उनके पास टाइम बहुत कम था, लेकिन डोभाल ने जल्दी सब अरेंज किया। फेक पासपोर्ट्स, दुबई की टिकट्स, पूरा ऑपरेशन प्लान, सब कुछ रेडी हो गया था। लेकिन तभी एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मुंबई पुलिस पहले से ही इन शूटर्स को ढूंढ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दाऊद को भी इस प्लान की भनक लग गई थी और उसने खुद पुलिस को इन शूटर्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। जब डोभाल दिल्ली के एक होटल में इन शूटर्स को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे, होटल का लेआउट, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, दाऊद तक कैसे पहुंचना है, उसी समय मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स डीसीपी धनंजय और आईपीएस मीरा वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये शूटर्स क्रिमिनल्स हैं और इन्हें तुरंत अरेस्ट करना जरूरी है। अजीत डोभाल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ये एक सीक्रेट नेशनल ऑपरेशन है, लेकिन उस समय वो किसी ऑफिशियल ऑपोजिशन में नहीं थे, इसलिए उनकी बात नहीं मानी गई। आखिरकार पुलिस ने दोनों शूटर्स को अरेस्ट कर लिया और पूरा ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। डोभाल ने अपने सीनियर्स को कॉल करके भी इस अरेस्ट को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और खबर मीडिया में भी आ चुकी थी। कहा जाता है कि डोभाल इस घटना से बहुत नाराज हुए क्योंकि ये दाऊद को पकड़ना या खत्म करने का सबसे बड़ा मौका था जो हाथ से निकल गया। दाऊद इब्राहिम जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश के बीच 2005 के बाद अजीत डोभाल के पास ऑफिशियल पावर कम हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम को बाहर से समझना और इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। 2008 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, उन्होंने डोभाल को इनवाइट किया, जहां डोभाल ने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी शुरू करने में मदद की, जो इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग पर फोकस करती थी। फिर 2009 में डोभाल ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (BIF) बनाई, एक थिंक टैंक जो नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल अफेयर्स पर रिसर्च करता है। इसी से जुड़ा इंडिया फाउंडेशन भी बना, जिसमें यंग लीडर्स जैसे निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु और राम माधव जुड़े। 2011 में BIF ने ब्लैक मनी पर रिपोर्ट निकाली और सेमिनार्स किए, जिनमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग शामिल हुए। इसके बाद पूरे देश में करप्शन के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गया।
इसी माहौल में 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई और अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA बना दिया गया। NSA बनते ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए। 2014 इराक में फंसी 46 इंडियन नर्सेस को सेफली वापस लाया। 2015 म्यांमार ऑपरेशन, 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। डोभाल ने इंडिया की स्ट्रैटेजी बदल दी। ये सारे ऑपरेशंस डोभाल ने किए और इंडिया की स्ट्रैटेजी बदल दी। पहले इंडिया मोस्टली डिफेंसिव अप्रोच फॉलो करता था। डोभाल ने डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी लागू की, यानी अटैक का जवाब सिर्फ डिफेंस से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग काउंटर एक्शन से दिया गया। हालांकि इस दौरान कंट्रोवर्सीज भी आई। उनके बेटे के बिजनेस और फॉरेन लिंक्स को लेकर ऑपोजिशन खासकर जयराम रमेश ने सवाल उठाए। मामला कोर्ट तक गया, लेकिन बाद में अपॉलॉजी भी देनी पड़ी। पावर कभी दी नहीं जाती, उसे लिया जाता है। 2005 में पावर कम थी लेकिन स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग थी। अजीत डोभाल जिसने सिस्टम के बाहर रहकर गेम समझा और वापस आकर पूरे सिस्टम को बदल दिया, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो इतिहास बन जाती हैं। अजीत डोभाल एक नाम नहीं, भारत की सुरक्षा की सबसे मजबूत सोच है। आपको ये अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा।